नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं, जो होगी वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव बुक। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, रवि कुलरिया सर की ही ये बुक है, विश्व इतिहास की। रवि कुलरिया सर की इससे पहले हमने 2 पुस्तकें कर ली है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री की हमने कंप्लीट कर ली। मिडाइल हिस्ट्री की बुक में 2 चैप्टर बचे, जो आज और कल समाप्त हो जाएंगे, जो रात्रि को 9:15 बजे इसकी क्लासेज आती है। आज हम रवि कुलरिया सर की ही तीसरी पुस्तक विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ को शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम 23 जून से स्टार्ट है, तो उसे अब मात्र 3 महीने का समय बचा है। तो फर्स्ट ग्रेड के साथियों के लिए यह स्पेशल, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और दिल्ली का भी जो एग्ज़ाम है डीएसएसबी का, उसके लिए और इसके अलावा भी अदर स्टेट के लिए, सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी होगी। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को अब 3 महीने बचे हैं, तो आपको यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, जिनमें अ, बताया जाएगा कि अंतिम 100 दिनों की रणनीति, अंतिम 50 दिनों की रणनीति, अंतिम 70 दिनों की रणनीति। तो आप इन किसी क्लासेस के चक्कर में मत फँसना, क्योंकि जिन आप लोगों ने जो आपकी पहले से वो रणनीति चल रही है, आपने जो रणनीति बना रखी है, आप उसी के अनुसार चलना। और जिन्होंने कोई रणनीति नहीं बना रखी है, वो अगर ये न्यू स्टेट्स देख भी लेंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 3 महीने में उनकी कोई भी स्टेट्स से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इन क्लासेस से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, उतना ही फ़ायदा है। इसके अलावा आप जो भी मैटर पढ़ रहे हो, आप उसी मैटर पर ध्यान रखो, न्यू मैटर पे हाथ मत डालो। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी नई बुक देख सकते हो। अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है तो आप उसी को पढ़ो। आपके पास जो है वो आपने पढ़ लिया, तो आप ऑब्जेक्टिव कोई भी न्यू बुक लो, सॉल्वेड पेपर लो, प्रैक्टिस सेट लो। थ्योरी के लिए कहीं नई बुक में हाथ नहीं डालना है। तो आज ये अम, विश्व इतिहास के हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बुक। और ऐसी कोई क्लासेस भी मत देखना जिनमें 1 घंटे की क्लास हो, वहाँ पर आपको 15-20 क्वेश्चन करवाते हो। 1 घंटे में 20 मिनट आपको पढ़ाते हो और बाकी के 40 मिनट फालतू की इधर-उधर की बातें करते हो। हमारी क्लासेस से भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप देखिए, नहीं हो रहा है तो आप अ, मत देखिए। हमारी क्लासेस अगर आप जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि लगभग 1 घंटे में करीबन 100 के आस-पास क्वेश्चन अ, कवर किए जाते हैं। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस यही रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लास ही लेनी है, तो यहाँ पर फालतू की इधर-उधर की बातें करने से क्या मतलब। तो इस पुस्तक को शुरू करते हैं, इससे पहले इसका हम इंडेक्स देखते हैं। इसमें टोटल इस पुस्तक को जो 26 चैप्टर में बाँट रखा है, इसमें से 15 जो चैप्टर है, स्टार्ट के 15 चैप्टर, ये फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक है, वो इन 15 चैप्टर में है। इसके अलावा जो आगे के चैप्टर हैं, 16 से लेकर 26 तक, इसमें बाकी अन्य बचे जो चैप्टर हैं, उनको शामिल किया गया है। तो ये बाकी जो अन्य चैप्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है, इसके अलावा जो अदर एग्ज़ाम्स हिस्ट्री से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है, वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। जो-जो आपके सिलेबस में वो आप क्लासेस देख सकते हो। अगर हम सिलेबस को एक बार देखें तो इसमें सबसे पहले दे रखा है यूरोप में पुनर्जागरण, फिर यूरोप में धर्म सुधार, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। यहाँ पर जो भौगोलिक खोजें हैं, ये पुनर्जागरण के साथ ही पढ़ा जाता है, तो भौगोलिक खोजें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए भौगोलिक खोजों का चैप्टर जो 15 के बाद 16वें चैप्टर में दे रखा है। इसके पश्चात है फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, रूस की क्रांति, नाज़ीवाद और फासीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अलावा अरब, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन और 1949 की चीनी क्रांति। ये सारे टॉपिक आरपीएससी स्कूल लेक्चर के एग्जाम में है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित एक्स्ट्रा टॉपिक, भौगोलिक खोज, प्रबोधन युग, वाणिज्यवाद, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद, आर्थिक मंदी, जापान व चीन का आधुनिकीकरण, लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद से मुक्ति, शीत युद्ध व सोवियत संघ का विघटन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन व तृतीय विश्व का उदय। ये जो 16 से लेकर 26 तक के चैप्टर है, ये फर्स्ट ग्रेड के साथ ही इन चैप्टर को मत पढ़ना। फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो जाए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो दिसंबर में एग्जाम है, उसके लिए आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो। अभी आपको 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं।
तो हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक और करवाई थी, जो गणपत सिंह राजपूत सर के द्वारा संकलित की गई थी। ऑब्जेक्टिव पुस्तक ही थी। उस पुस्तक में भी 29 चैप्टर थे, वो सारी हमने करवा रखी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपको वो देखनी है, आप देखिए। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की थ्योरी की जो बुक है भारतीय इतिहास की, वो बुक हमने उसका एंशिएंट और मिडाइवल कंप्लीट करवा दिया है। मॉडर्न का पार्ट है जो अभी 21 मार्च से शुरू करेंगे। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापत सर की भारतीय इतिहास की ऑब्जेक्टिव बुक करवा रखी है। गणपत सिंह राजपूत सर के दोनों टेस्ट सीरीज, जो एक पहले 2024 में ली गई थी जिसमें 50 टेस्ट थे, और एक जो भी चल रही है जिसमें 28 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से 16 टेस्ट हो चुके हैं, उन सभी टेस्टों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। इसके अलावा हमने इससे रीट के साथियों के लिए भी कुछ क्लासेस लेके आए थे, जिनमें स्वाध्याय की बुक और इसके अलावा कलाम पब्लिकेशन की बुक, उनको भी करवाया था। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें और हैं, जैसे दृष्टि पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की हिस्ट्री की बुक। तो इन सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप जाके वो भी चेक कीजिए। बाकी जो रेगुलर साथी जुड़े हुए हैं उन सबको पता है। तो आज की हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने साथियों से भी साझा करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण। पहला प्रश्न, मध्य युग की परिसमाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में, मध्य युग की परिसमाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रकट हुए बौद्धिक परिवर्तन को सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। मध्य युग की परिसमाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रकट हुए बौद्धिक परिवर्तन को सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। किसका कथन है? स्वयं का। 6 नंबर ऑप्शन। इतिहास मर्मज्ञ हेनरी एस लुकस के अनुसार पुनर्जागरण का अर्थ प्राचीन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है, जो मध्य युग के अंत में प्रारंभ हुए। यह परिवर्तन 1300 ईस्वी के उपरांत इटली में हुए और 1600 ईस्वी तक समस्त यूरोप में परिलक्षित होने लगे। प्रसिद्ध इतिहासकार स्वयं ने लिखा है प्रसिद्ध इतिहासकार स्वयं ने लिखा है कि मध्य युग की परिसमाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ में प्रकट हुए बौद्धिक परिवर्तन को सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा जाता है। डेविस के अनुसार पुनर्जागरण का अर्थ है स्वतंत्रता की चाह और स्वतंत्र विचारों का पुनर्जन्म, जिन्हें मध्ययुग के धार्मिक अधिकारियों ने कैद कर लिया था। पुनर्जागरण एक सामूहिक अभिव्यक्ति है जिसका प्रयोग मध्ययुग के अंत और आधुनिक युग के आरंभ के समय दृष्टिगत सभी बौद्धिक परिवर्तनों से लिया गया है। सेबाइन। इतिहासकार फिशर ने पुनर्जागरण की विशेषताओं को सामूहिक रूप से सांस्कृतिक नवजागरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पुनर्जागरण के कारण माने जा सकते हैं? कौन से पुनर्जागरण के कारण माने जा सकते हैं? पहला कि धर्म युद्धों के कारण पूर्व की संस्कृति से यूरोपियों का संपर्क। धर्म युद्धों के कारण पूर्व की संस्कृति से यूरोपियों का संपर्क। दूसरा, व्यापारिक समृद्धि। तीसरा, कुस्तुनतुनिया का पतन। और चौथा, मुद्रण यंत्र का आविष्कार। चारों ये जो पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों में से हैं। द नंबर ऑप्शन। 1453 में तुर्क सुल्तान महमद के नेतृत्व में आक्रमण ने वांजटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। यह पुनर्जागरण का भी सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, और कई इतिहासकार यहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत मानते हैं, अर्थात 5वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप का मध्यकाल व 15वीं शताब्दी से आधुनिक काल की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 15वीं शताब्दी में नए समुद्री रास्तों की खोज के लिए लगातार यूरोप लगातार योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करने व उसके लिए संसाधन व धन उपलब्ध करवाने के प्रयासों के चलते द नेविगेटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन था वो? तो वह हेनरी प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का जन्म 1394 ईस्वी में हुआ। यह पुर्तगाल के शासक जॉन प्रथम का बेटा था। हेनरी एक कट्टर ईसाई था। हेनरी एक कट्टर ईसाई था और आजीवन अविवाहित रहा। प्रेस्टर जॉन के तथाकथित ईसाई साम्राज्य की खोज के लिए भी इन्होंने खोजी यात्रियों को भेजा। उसने अफ्रीका के
गिनी प्रदेश की खोज करवाई और अफ्रीका से सोना, हाथी दांत व गुलामों के व्यापार का मार्ग खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन्स ऑफ द मॉडर्न कल्चर। द ओरिजिन्स ऑफ द मॉडर्न कल्चर 1543 से 1687 के लेखक कौन है? प्रिज्वर्ड स्मिथ। अमेरिकी इतिहासकार प्रिज्वर्ड स्मिथ 1880 से 1941 ईस्वी की पुस्तक श्रृंखला द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कल्चर का पहला भाग द ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न कल्चर 1543 से 1687, दूसरा भाग द एनाइलमेंट 1687 से 1776 नाम से प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ मार्टिन लूथर, इरेस्मस, द एज ऑफ द रिफॉर्मेशन है। प्रिज्वर्ड स्मिथ ने लूथर पर लिखी अपनी पुस्तक में बताया है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्च हमेशा विकास के विरोधी रहे, चाहे सामाजिक विकास हो या अवैज्ञानिक विकास। इसलिए वह आधुनिक युग की शुरुआत 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन से नहीं, बल्कि 1543 में कोपरनिकस की पुस्तक रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स के प्रकाशन से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई? पुनर्जागरण की शुरुआत कौन से देश से हुई? इटली से। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र रोमन साम्राज्य के संबंध में किसने कहा है? पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में किसने कहा है कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है और न ही साम्राज्य। न पवित्र, न रोमन, न ही साम्राज्य। यह किसने कहा था? वाल्टेर ने। बे नंबर ऑप्शन। राजनीतिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य की याद में एक पवित्र रोमन साम्राज्य होली रोमन एम्पायर की स्थापना हुई। शार्लमन द्वारा स्थापित यह साम्राज्य सारे मध्य यूरोप, विशेषकर जर्मन भाषी क्षेत्र में व्याप्त था। धीरे धीरे इसका भी पतन हो रहा था। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वाल्टेर ने बाद में इस पर व्यंग्य किया था, यह न पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है। जो सर्वथा सच था। वास्तव में यह साम्राज्यों का एक समूह था। आधुनिक ऑस्ट्रिया और हंगरी के अतिरिक्त इटली के उत्तरी क्षेत्र आदि पर भी राजधानी वियना का सीधा शासन था। अन्य राज्य प्राय पूरी तरह स्वतंत्र थे। इस क्षेत्र के 7 प्रमुख शासक मेथज, ट्रायर और कोलोन के आर्क बिशप और बोहेमिया ब्रेंडनबर्ग, बाद में इसे पर्सा कहा जाने लगा। पैलेंटाइन और सैक्सनी शासकों को सम्राट चुनने का अधिकार था। इन्हें इलेक्टर कहते थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन यह नाममात्र का चुनाव होता था, क्योंकि प्राय हैब्सबर्ग परिवार के शासक ही सम्राट चुने जाते थे। पूरे जर्मन क्षेत्र संबंधी नीतियों का निर्धारण जर्मन क्षेत्र के प्रतिनिधि संस्थान डायट जर्मन पार्लियामेंट के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी के मध्य में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले जोहानेस गुटेनबर्ग थे। 15वीं शताब्दी के मध्य प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले जोहानेस गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी। मेज शहर, जो जर्मनी का मेज शहर था, मेज शहर जर्मनी में 1454 में गुटेनबर्ग ने छापे खाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में तस्कनी प्रांत का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य जिस पर मेडिची परिवार का शासन था। पुनर्जागरण काल में तस्कनी प्रांत का एक महत्वपूर्ण नगर राज्य जिस पर मेडिची परिवार का शासन था, फ्लोरेंस। मिलान में स्पोर्जा परिवार व फ्लोरेंस में मेडिची परिवार का प्रभुत्व था। लोरेंजो मेडिची एक महान कला संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो मानवतावादियों का जो राजकुमार कहा गया, यह कहा गया था इरेस्मस को। इसके अलावा पेट्रार्क जो है, इसे पेट्रा को मानवतावाद का जनक कहा जाता है। मानवतावाद का जनक है जो पेट्रा को कहा गया, और मानवतावादियों का राजकुमार है जो इरेस्मस को कहा गया। इरेस्मस को यूरोप का विद्वान, विश्व नागरिक, प्रथम यूरोपियन व मानवतावादियों का राजकुमार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निकोलो मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि वह फ्लोरेंस का निवासी था, तो वह फ्लोरेंस का निवासी था, सही है। दूसरा है कि वह फ्लोरेंस में चांसलर व सेक्रेटरी बना, 1527 में उसकी मृत्यु हुई। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस 1525 में प्रकाशित हुई।
तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द प्रिंस, यह 1525 में नहीं बल्कि यह इनकी मृत्यु के यानी कि 1527 में, इनकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1532 में प्रकाशित हुई थी। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस उसकी मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1532 में प्रकाशित हुई। मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस में हुआ। 1498 में वह रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में दूसरा चांसलर और सेक्रेटरी बना। 1494 से 1512 तक वह मेडिची परिवार सत्ता से बाहर रहा। सत्ता में आने के बाद 1512 में मेडिची ने उसे हटा दिया। जब वह रोम में था तो वह सीजर बोर्जियो का सत्ता और ताकत के लिए संघर्ष में साम दाम दंड भेद की उसकी नीतियों से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी कृति द प्रिंस उसे उसी से प्रभावित है। सीजर बोर्जियो खुद एक कार्डिनल था और वह रोड्रिगो बोर्जियो पोप अलेक्जेंडर सस्टम की अवैध संतान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो मैकियावेली की नहीं है? तो इसमें द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर और डिस्कॉन ऑन लेवी, ये तीनों रचनाएं जो मैकियावेली की रचना है। बी नंबर ऑप्शन में जो रचना है द डिफेंडर ऑफ पीस, द डिफेंडर ऑफ पीस है जो पादुआ, जो इटली का शहर है पादुआ, पादुआ के मोर्सिलियो की रचना है। द डिफेंडर ऑफ पीस मोर्सिलियो की रचना है जिसमें उसने पोप के राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यह मैकियावेली की रचना नहीं बल्कि मार्सिलियो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1272 में चीन के मंगोल शासक 1272 में चीन के मंगोल शासक कुबलाई खान के दरबार में पहुंचने वाला मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? वेनिस। वेनिस इटली का ही नगर है, वेनिस का निवासी था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी का एक इटालियन विद्वान वह चर्च का डॉक्टर है जिसने सुमा थियोलॉजिका नामक पुस्तक लिखी। 13वीं शताब्दी का एक विद्वान और चर्च का डॉक्टर जिसने सुमा थियोलॉजिका नामक पुस्तक लिखी, वह कौन था? तो वह था थॉमस एक्विनोस। थॉमस एक्विनोस है जो जिन्होंने सुमा थियोलॉजिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा पेट्रोक पेट्रोक की काफी पुस्तकें प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनमें सोनेटस, अफ्रीकन गीत, 31 व्यक्तियों की जीवनियाँ, और भी कुछ पुस्तकें हैं जो पेट्रो की प्रसिद्ध पुस्तकें मानी जाती है। इसके अलावा द दांते अलिग्री, दांते अलिग्री की भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इसे पुनर्जागरण काल का अग्रदूत कहा जाता है। इटालवी काव्य का जनक माना जाता है दांते को। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। इसके अलावा वितनाव वितनाव यानी कि नया जीवन, ये भी दांते की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इसमें सुमा थियोलॉजी का जो पुस्तक है यह थॉमस एक्विनोस की है। थॉमस एक्विनोस ने अपने पुस्तक में लिखा है कि न केवल ईश्वर में सत्य है बल्कि ईश्वर स्वयं सर्वोच्च और अमूल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री स्पेन के राजा फर्डिनेंड व रानी इसाबेल के वित्तीय सहयोग के कारण 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका पहुंचा? कौन सा स्पेन का यात्री कौन सा यात्री स्पेन के राजा फर्डिनेंड व रानी इसाबेला के वित्तीय सहयोग के कारण 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका पहुंचा था? क्रिस्टोफर कोलंबस। बे नंबर ऑप्शन। जोनोवा इटली के निवासी कोलंबस भारतीय उपमहाद्वीप और मसाला द्वीपों की खोज में पश्चिम की ओर निकला था, लेकिन 1492 में अमेरिका पहुंच गया। अ, अमेरिका नाम 1499 ईस्वी में अमेरिका पहुंचे फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप उत्मास अंतरिप होते हुए भारत के लिए सीधे समुद्री रास्ते की खोज की। जुलाई 1497 में लिस्बन से 4 जहाजों साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो व एक अन्य जहाज तथा 170 व्यक्तियों के साथ अपनी यात्रा पर निकला था। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल में वह उसका भाई पाउलो दा गामा साओ राफेल में था। साओ गैब्रियल का मुख्य चालक पेरो द एलेंकर था। वास्को डी गामा अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी में अरबी व्यापारी इब्न मजीद के सहयोग से भारत का रास्ता ढूंढता है। वास्को डी गामा मई 1498 में कालीकट से उत्तर की ओर कपकड़ाऊ कप्पड़ में पहुंचता है। 1572 में लुइस दे कमोस ने
वास्को डी गामा की इस यात्रा को एक बड़ी कविता ओस लूसिडस में प्रमुखता से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सूक्ष्म परीक्षण के लिए हम मानव शरीर का व्यवच्छेदन चीर-फाड़ किया था? किसने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानव शरीर का चीर-फाड़ किया था? एंड्रियस वेसेलियस। बेल्जियम के एंड्रेस वेसेलियस 1514 से 64 को आधुनिक मानव शरीर का रचना विज्ञान का जनक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डे ह्यूमनी कॉर्पोरिस फैब्रिका लिब्री सेप्टम ऑन द फैब्रिक या स्ट्रक्चर ऑन द ऑफ द ह्यूमन बॉडी 1543 में प्रकाशित हुई। वे पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटालवी गद्य का पिता किसे कहा जाता है? इटालवी गद्य का जनक किसे कहा गया? तो इटालवी गद्य का जनक है बोकासियो। दांते जो इटालवी पद्य के पिता दांते, इटालवी गद्य के पिता बोकासियो, मानववाद व पुनर्जागरण के पिता जो पेट्रोक है और वल्ला। वल्ला जो ऐतिहासिक आलोचना के जनक माना जाता है। वल्ला को ऐतिहासिक आलोचना का पिता कहा जाता है। तो 6 नंबर ऑप्शन है जो इसमें इटालवी गद्य का पिता पूछा है तो 6 नंबर ऑप्शन बोकासियो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम पता लगाने वाला डॉक्टर विलियम हार्वे कहाँ का निवासी था? ब्लड सर्कुलेशन के प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम पता लगाने वाला डॉक्टर विलियम हार्वे कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। ए नंबर ऑप्शन। माइकल सर्वेंट्स यह एक स्पेनिश पादरी था जो आजीविका के लिए चिकित्सा का कार्य करता था। उसने पुलुमोनरी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रक्त के फुफ्फुसीय परिसंचरण के बारे में बताया। उसने बताया कि हार्ट के राइट चैम्बर से निकलकर रक्त फेफड़ों तक जाता है और वापस हार्ट में आकर पुनः शरीर के अंगों में जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि रक्त वापस हार्ट में कैसे आता है। बाद में इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विस्तार से बताया और उनकी पुस्तक ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड इन एनिमल्स में इन्होंने जो बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में विस्तार से बताया था इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धार्मिक स्थल को लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाइयों व मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध जिसे क्रूसेड्स कहा गया, क्रूसेड्स हुए? कौन से धार्मिक स्थल को लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाइयों व मुसलमानों के बीच क्रूसेड्स यानी कि धर्म युद्ध हुए थे? यरूशलेम को लेकर। यरूशलेम इजराइल में ईसाई, इस्लाम व यहूदी तीनों धर्मों के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों और उनके खोजकर्ताओं को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित देशों और उनके खोजकर्ताओं को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर ब्राजील। ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील की खोज की थी कैब्राल ने। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के द्वारा ब्राजील की खोज की गई। दूसरे नंबर पर है पेरू। पेरू की खोज की थी फ्रांसिस्को पिजारो ने। फ्रांसिस्को पिजारो। तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की खोज की थी एबल तस्मान ने। और चौथे नंबर पर है फिलीपींस। फिलीपींस की जो खोज की थी या फिलीपींस की खोज की गई थी फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा। फर्डिनेंड मैगेलन। ब्राजील की खोज कैब्राल के द्वारा। पेरू की खोज पिजारो के द्वारा। न्यूजीलैंड की खोज की गई थी एबल तस्मान के द्वारा और फिलीपींस की खोज की गई थी फर्डिनेंड मैगेलन के द्वारा। बी, डी, ए और सी बे नंबर ऑप्शन। मैगेलन अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाने की यात्रा के प्रयास में 1521 में फिलीपींस पहुंचा, जहां उसकी मृत्यु हुई। फिलीपींस में स्पेनिश कॉलोनी स्थापित करने का श्रेय मिगुएल लोपेज डे लेगाज़पी को है, जो 1565 में फिलीपींस पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका के लेखक है। प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका के लेखक कौन है? न्यूटन। आइजैक न्यूटन इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जिसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा
केपलर की जो प्रमुख पुस्तक है, केपलर का एक प्रमुख ग्रंथ है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी जो ग्रंथ है यह केपलर का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फ्लोरेंस के निवासी थे? निम्नलिखित में से कौन है जो फ्लोरेंस के निवासी थे? तो दांते, बोकासियो, पेट्रार्क और मैकियावेली, ये चारों हैं जो फ्लोरेंस के निवासी थे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली किन की रचना है? जेकब बर्खाट। द नंबर ऑप्शन। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले-विवी के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट 1818 से 1897, जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रांके 1795 से 1886 रांके के शिष्य थे। रांके ने बर्कहार्ट को बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात व फाइल्स का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उसके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1519 में पृथ्वी का चक्कर लगाने निकला एक पुर्तगाली यात्री जिसकी यात्रा पूरी होने से पूर्व 1521 में उसकी मृत्यु हो गई। 1521 में पृथ्वी का चक्कर लगाने निकला एक पुर्तगाली यात्री जिसकी यात्रा पूरी होने से पहले 1521 में उसकी मृत्यु हो गई थी, वह कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। ए नंबर ऑप्शन। फर्डिनेंड मैगलन की 1521 में फिलीपींस के मैक्टन द्वीप पर मृत्यु हो गई, लेकिन उसके क्रू के बचे सदस्यों ने 1522 में स्पेन पहुंचकर यात्रा पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण के काल में निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ? प्राचीन यूनान व रोमन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ, नए विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला व साहित्य का विकास हुआ, सामंतवाद का विकास नहीं बल्कि सामंतवाद का पतन हुआ था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा होता कि लोग राजा से प्रेम भी करते और उससे डरते भी, लेकिन ऐसा हो पाना कठिन है, इसलिए यह आवश्यक है कि लोग उससे डरे। किस पुस्तक का अंश है? कौन सी पुस्तक में यह बात लिखी गई है कि बहुत अच्छा होता कि लोग राजा से प्रेम भी करते और उससे डरते भी, लेकिन ऐसा हो पाना कठिन है, इसलिए यह आवश्यक है कि लोग उससे डरे। तो यह पंक्तियां लिखी गई है द प्रिंस नाम के पुस्तक में। मैकियावेली ने शासकों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि केवल सफलता ही महत्वपूर्ण वस्तु है और यह है कि शक्ति ही न्याय का निर्णय करती है। बेकन ने मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांतों की प्रशंसा में लिखा कि हम मैकियावेली के ऋणी हैं, जिसने नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं सदी में छपी प्रसिद्ध पुस्तक जेरूसलम डिलीवर्ड जेरूसलम डिलीवर्ड के रचयिता कौन है? ओशो। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं शताब्दी में मध्यकालीन फ्रेंच भाषा में गुडुलोम डी लॉरेंस व जीन डे मिन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता थी। 13वीं शताब्दी में मध्यकालीन फ्रेंच भाषा में गुडुलोम डी लॉरेंस व जीन डे मिन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? रोमांस ऑफ द रोज। से नंबर ऑप्शन। रोमांस ऑफ द रोज रिटन बिटवीन 1230 से 75 बाई गुइलोम गुइलोम डी लॉरेंस एंड जीन डी जीन डी मीन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 1230 से 75 के मध्य रोमांस ऑफ द रोज, जिसे रोमान डे ले रोज भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्खता की प्रशंसा में इन द फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? मूर्खता की प्रशंसा में द इन द फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? इरेस्मस की। से नंबर ऑप्शन। रॉटरडम नीदरलैंड के लेखक डेसी डेसिडेरियस इरेस्मस 1466 से 1536 ने अपनी पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फॉली
1511 में अंधविश्वास, लालची शासकों व धर्म गुरुओं पर व्यंग्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कौन से कथन सही है। सबसे पहला है कि द डेकामोरेन बोकासियो की रचना है। द डेकामोरेन जो बोकासियो की रचना है। दूसरा है कि इसमें 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है। इसमें 100 से अधिक कहानियों का संग्रह है। तीसरा कि इसमें इटालवी समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया है। चौथा है कि इसमें ब्लैक डेथ की भी जानकारी है। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। द नंबर ऑप्शन। जियोवानी बोकासियो या बोकासियो 1313 से 75 ईस्वी मुख्यतः एक कहानीकार था जिसने अपनी सारी कहानियां ग्रीक भाषा में लिखी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जीनियोलॉजी ऑफ द पेगन गॉड्स, द इलेगी ऑफ लेडी फाइमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में देहाती शोक गीत लिसिडास लिसिडास किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन मिल्टन के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों और उनके देशों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित वैज्ञानिकों और उनके देशों को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर नाम है टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क के। दूसरे नंबर पर है जोहानेस केपलर। जोहानेस केपलर किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। तीसरे नंबर पर है जियोदार्नो ब्रूनो। जियोदार्नो ब्रूनो इटली के। और चौथे नंबर पर है कोपरनिक्स। कोपरनिक्स है जो पोलैंड के। ए, डी, ए, सी और बी। दो नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कि इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाना कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 1300 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है कि पेट्रो को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। पेट्रो को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? 1341 ईस्वी के अंदर। तीसरे नंबर पर है जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन कब हुआ था? 1390 ईस्वी में। और चौथे नंबर पर है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में। तो ये चारों ही ऑप्शन क्रम वाइज है। सबसे पहला 1300 में इटली के पादो विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रो को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित। 1390 में जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। और 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। बे नंबर ऑप्शन। 1300 इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानववाद की पढ़ाई शुरू। 1341 में पेट्रो को रोम में राजकवि की उपाधि। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 में कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 में ब्रूनलेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन। 1454 में गुटेनबर्ग के विभाज्य टाइप मूवेबल टाइप से बाइबल का प्रकाशन। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सफर अंतिम भोज चित्र बनाया। और 1512 में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस के लेखक है। द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस के लेखक कौन है? गैस्पारो कॉन्तारिनी। द नंबर ऑप्शन। कार्डिनल गैस्पारो कॉन्तारिनी 1483 से 1542 अपने पुस्तक द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सम्राट वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्य मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीख सकते। बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीख सकते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? मानवतावाद। ए नंबर ऑप्शन। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लैटिनी शब्द ह्यूमनिटास जिसे ह्यूमैनिटीज मानविकी शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो 1006 से 43 ईसा पूर्व ने जो जूलियस सीजर के समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया। यह विषय धार्मिक नहीं थे वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवतावाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मानवतावाद के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि यह एक मनुष्य केंद्रित दर्शन है। मानवतावाद एक मनुष्य केंद्रित दर्शन है। इसमें मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम किया गया है। इसमें इसने मनुष्य के अच्छे आचरण, तर्क संगत बातों और कला को बढ़ावा दिया। इसमें भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित किया। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने विरोधियों द्वारा उसके विरुद्ध अरस्तू के उद्धरण पेश करने पर कहा कि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अरस्तू नहीं जानता? निम्नलिखित में से किसने अपने विरोधियों द्वारा उसके विरुद्ध अरस्तू के उद्धरण पेश करते हुए कहा कि संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें अरस्तू नहीं जानता? तो यह किसने कहा था? पेट्रोक। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंग्लैंड के किस लेखक के द्वारा राजा को ईसाई विश्व का धार्मिक अध्यक्ष न मानने के कारण 1535 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया गया? निम्नलिखित में से इंग्लैंड के किस लेखक के द्वारा राजा को ईसाई विश्व का धार्मिक अध्यक्ष न मानने के कारण 1535 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था? थॉमस मूर को। थॉमस मोर की कैथोलिक विचारधारा के प्रति लगाव और हेनरी अष्टम को एंग्लिकन चर्च का अध्यक्ष न मानने के कारण उस पर मुकदमा चला और मृत्युदंड दिया गया। उसका कटा हुआ सिर लंदन ब्रिज पर टांग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि प्राचीन यूनानी ग्रंथों को महत्व देते हुए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। प्राचीन यूनानी ग्रंथों को महत्व देते हुए स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। दूसरा कि प्राचीन रोमन व यूनानी कला क्लासिकी से प्रेरणा ली गई। तीसरा मध्यकालीन वास्तुकला को गॉथिक कहते हुए उसे बढ़ावा दिया। तो गॉथिक जो है यह पुनर्जागरण काल से पहले की कला है। इसके स्थान पर जो पुनर्जागरण काल में यानी कि मध्यकाल में पुनर्जागरण के समय एक नई कला का विकास किया था जिसे ब्रोक शैली कहा गया था। ब्रोक शैली कहा गया था। गॉथिक को बढ़ावा नहीं बल्कि गॉथिक शैली समाप्त हुई थी। स नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा है वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला व साहित्य में नए प्रयोग किए गए थे। द नंबर ऑप्शन भी सही है। मध्यकालीन वास्तुकला जिसमें नुकीले मेहराब, रंगीन कांच वाली खिड़कियां की प्रधानता थी, जिसको गॉथिक जंगली कहा जाता था। फ्रांस में कई कैथेड्रल, लंदन में पार्लियामेंट भवन, वेस्टमिंस्टर एबे गॉथिक कला शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का प्रथम कवि कहा जाता है? किसे जो मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का प्रथम कवि कहा जाता है? दांते। ए नंबर ऑप्शन। दांते अलिगेरी 1265 से 1321 ईस्वी फ्लोरेंस में जन्मे। फ्लोरेंस में जन्मे दांते को मध्य युग का अंतिम व आधुनिक युग का प्रथम कवि, पुनर्जागरण का प्रवर्तक, इटालवी काव्य का पिता कहा जाता है। उसने अपनी कविताओं को आम बोलचाल की भाषा में टस्कन इटाली में लिखा जाता है कि दांते ने मध्यकाल पर
अब पर्दा डाल दिया और आधुनिक काल की सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दांते की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो दांते की नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है डिवाइन कॉमेडी, दूसरे नंबर पर है द मोनार्किया और तीसरे नंबर पर है ला अवितानाव। डिवाइन कॉमेडी, ला अवितानाव और मोनार्किया, ये तीनों ही दांते की रचना है। चौथे नंबर पर है आर्केडिया। आर्केडिया जो है ये इटली के जेकापो सनाजोरो की देहाती चरवाहों पर लिखी गई एक कविता है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो दांते की रचना नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आर्केडिया यह इटली के जेकापो सनाजोरो की देहाती चरवाहों पर लिखी एक कविता है। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी इटालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य जिसमें नरक की यातनाओं से प्रारंभ होकर स्वर्ग के अनंत अनंत सुख के साथ समाप्त होने वाली काल्पनिक यात्रा को वर्णित किया गया है। इसमें दांते कहता है कि एक दिन वह जंगल में राह भूल गया तो रोमन कवि वर्जिल ने आकर उसका उद्धार किया। वह उसे नरक दिखाने ले गया जहां मार्ग में अपने उसने इटली के इतिहास में प्रसिद्ध पोप, सम्राट, सरदार, धनी व्यापारी और राजनीतिज्ञों को देखा जिन्होंने झूठ या धोखेबाजी से ख्याति प्राप्त की थी। ला वितनाव द न्यू लाइफ प्रेम गीतों कविताओं का संग्रह जिसमें दांते बेट्रिस के प्रति प्रेम का वर्णन करता है। द मोनार्किया, इस पुस्तक को दांते की मृत्यु के बाद 1329 में जलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी का इंग्लिश दार्शनिक जिसने कहा था कि बिना प्रयोग के कुछ भी जाना नहीं जा सकता, बिना प्रयोग के कुछ भी जाना नहीं जा सकता। 13वीं सदी का इंग्लिश दार्शनिक कौन था? रोजर बेकन। 6 नंबर ऑप्शन। मध्यकाल में स्थिति यह हो गई थी कि लगता था कि एक गतिरोध पैदा हो गया था, रफ्तार रुक सी गई थी। जैसा कि फिशर कहता कि प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया और नया उपलब्ध न था, पर वास्तव में ऐसा था नहीं। 11वीं शताब्दी से ही यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों में चेतना का पूर्वाभास होने लगा था। फ्रांस में आबेलार 1072 से 1142 ईस्वी विचारों में उथल पुथल कर रहा था। इंग्लैंड में रोजर बेकन 1214 से 1292 ने जब यह कहा कि बिना प्रयोग के कुछ भी जाना नहीं जा सकता है, तो उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ जो भविष्य में आधुनिक युग का आधार बनी। रोजर बेकन का जन्म 1214 में या 1220 में हुआ, इस पर एक राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने रोमन सत्ता का गुणगान किया। उन्होंने रोमन सत्ता का गुणगान किया और यह भी कहा कि धार्मिक संस्थाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ही बुराइयां जन्मती है। वह पहले के कवियों की तरह पादरी नहीं बल्कि गृहस्थ था। उसने कविता को भाषा शैली और विषय वस्तु के संदर्भ में एक नई दिशा दी। उसने प्राचीन यूनान के अरस्तु और रोम के वर्जिल की प्रशंसा की। उसने इटालियन भाषा का प्रयोग कर लैटिन भाषा के पास को कमजोर किया और और बौद्धिक शक्ति को जनशक्ति के करीब लाने में सफलता प्राप्त की। उपयुक्त जानकारी किसके संबंध में? दांते। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोसिक्रूशियन एनलाइटमेंट के लेखक कौन है? फ्रांसीसी येट्स। रोसिक्रूशियन एनलाइटमेंट प्रबोधन का या रेसिक्रूशियनिज्म 17वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में शुरू हुआ एक धार्मिक व सांस्कृतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1304 में इटली में जन्मा एक लेखक या कवि जिसे मानवतावाद का जनक, प्रथम आधुनिक व्यक्ति व पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, कौन है? लियोनार्डो ब्रूनी। सॉरी, पेट्राक पेट्रा को कहा गया था मानवतावाद का जनक और मानवतावाद का राजकुमार जो कहा गया था वह कहा गया था इरेस्मस को। मानवतावाद का जनक पेट्रोक और मानवतावाद का राजकुमार इरेस्मस। फ्रांसिस्को पेट्रा 1304 से 1374 ईस्वी एरिजो इटली में जन्मे। पेट्रा को मानवतावाद का जनक, प्रथम आधुनिक व्यक्ति व पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वह पहला व्यक्ति था जिसने पारंपरिक धार्मिक चिंतन के साथ
के स्थान पर अलौकिक विषयों को अपनी रचना का आधार बनाया। सानेटस प्रेमिका लोरा को संबोधित करते हुए प्रेम गीत है। लेटर ऑन फेमिलियस मैटर, लाइव ऑफ इलिस्टेस मैन अफ्रीका एक लंबा गीत है। इसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में क्या रखा था। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में क्या रखा था, तो व्यक्ति के विचारों को विश्व के केंद्र में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। 15वीं शताब्दी में भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था। पुर्तगाल ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के संबंध में हजारों अधिकृत लोगों की मान्यताएं भी एक व्यक्ति के विनम्र तर्क के बराबर नहीं होती। विज्ञान के संबंध में हजारों अधिकृत लोगों की मान्यताएं भी एक व्यक्ति के विनम्र तर्क के बराबर नहीं होती। किसका कथन है। गैलीलियो। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुग के विश्वविद्यालयों को मूर्खता के घोंसले किसने कहा। मध्ययुग के विश्वविद्यालयों को मूर्खता के घोंसले किसने कहा था। पेट्रार्क ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन यूरोप की स्थिति पर किस विद्वान ने कहा कि प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया और नया उपलब्ध न था। मध्यकालीन यूरोप की स्थिति पर कौन से विद्वान ने कहा कि प्राचीन ज्ञान लुप्त हो गया और नया उपलब्ध न था। यह कहा था फिशर ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का समय था। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का समय 8वीं से 9वीं शताब्दी। ए नंबर ऑप्शन। मध्यकालीन यूरोप में कैरोलिंगियन राजवंश के समय, खास तौर से शार्लमन के समय शुरू हुआ एक पुनर्जागरण। शार्लमन 771 ईस्वी में फ्रैंको का शासक बना और 800 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट भी बना। 814 में उसकी मृत्यु हुई। शार्लमन के बाद लुईस द पाइस और चार्ल्स द वर्ल्ड के काल तक इस पुनर्जागरण का समय माना जाता है। जहां इटालियन पुनर्जागरण स्वतः स्फूर्त था, वहीं कैरोलिंगियन पुनर्जागरण नियोजित था और इसका प्रभाव भी व्यापक नहीं था। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण काल में लैटिन भाषा को बढ़ावा मिला। नई कृषि तकनीकों व उपकरणों के कारण कृषि उत्पादकता कृषि उत्पादकता व अधिशेष में वृद्धि हुई। शार्लमन ने मठों व गिरजाघरों को शिक्षण संस्थानों में परिणत कर दिया। पांडुलिपियों का अनुवाद करवाया। जर्मन तथा लैटिन में लिखे गए व्याकरण का संकलन किया। बाइबिल को संशोधित करवाकर उसे शुद्ध रूप दिया। उसने राजधानी में राजकीय पाठशालाओं, अन्य भव्य भवनों का निर्माण करवाया। मेंज में उसने 1000 हाथ लंबे पुल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोपरनिकस की खोज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो कोपरनिकस की खोज नहीं है। सबसे पहला है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह कोपरनिकस ने बताया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। तो ये तीनों ही बातें कोपरनिकस के द्वारा बताई गई। चौथा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं। यह जो खोज की थी, यह की थी जर्मनी के खगोलविद जोहानेस केपलर के द्वारा। कोपरनिकस ने इसकी खोज नहीं की थी। द नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं। यह जर्मनी के खगोलविद जोहानेस केपलर, जो 1571 से 1630 ईस्वी में रहे थे, ने बताया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मिस्टेरियम कॉस्मोग्राफियन, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री या खगोलीय रहस्य। केपलर ने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत की पुष्टि की। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। कोपरनिकस ने अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनिज्म में कोपरनिकस ने अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूनिवस को प्रकाशित नहीं करवाया और मृत्यु के पूर्व अपने अनुयायी जोसिम हेरेटिकस को यह सौंप दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियो से भी पहले गैलीलियो से भी पहले 1608 में दूरबीन का आविष्कार करने वाला कौन था? गैलीलियो से पहले 1608 में दूरबीन का आविष्कार करने वाला कौन था? हांस लिपर है। हांस लिपर है डच जर्मन चश्मा निर्माता जिसने 1608 में दूरबीन का पता लगाया और उसके पेटेंट के लिए आवेदन किया। गैलीलियो ने 30 गुना आवर्धन क्षमता बढ़ाकर अंतरिक्ष से चांद के क्रैटर पहली बार देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य केंद्रित अवधारणा के समर्थन के कारण जिंदा जला दिया गया? निम्नलिखित में से किसको सूर्य केंद्रित अवधारणा के समर्थन के कारण जिंदा जला दिया गया था? जियोदार्नो ब्रूनो। जियोदार्नो ब्रूनो 1548 से 1600। इटली के ब्रूनो को 8 साल के ट्रायल के बाद जिंदा जला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंड ऑफ कोकेन और मैसेकर ऑफ इनोसेंट्स नामक प्रसिद्ध चित्र बनाने वाला नीदरलैंड्स का चित्रकार कौन था? तो यह नीदरलैंड्स का चित्रकार कौन था? तो नीदरलैंड्स का चित्रकार था पीटर पीटर ब्रूगेल द एडलर। पीटर ब्रूगेल द एडलर। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा पुनर्जागरण। रेनेसा पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? बसारी ने। रेनेसा फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। इटली के जॉर्जियो वसारी ने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया। नोट: हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार वसारी ने रिनसिस्टा शब्द का इस्तेमाल किया था और बाद में फ्रांस के पीरे ब्लौन ने रेनेसा शब्द का इस्तेमाल किया। यूरोप के प्राचीन रोमन व यूनानी ज्ञान व कला के पुनरुत्थान से इसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1486 में प्रकाशित ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? 1486 में प्रकाशित ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? मिरांडोला। द नंबर ऑप्शन। फ्लोरेंस के जोवाने पिको देला मिरांडोला 1463 से 94 ने अपनी इस पुस्तक में प्लेटो और अरस्तू के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठी में जाना चाहिए, वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ने के साथ साथ अधिक ओजस्वी होती है। दी होमिनिस डिग्निटेट लैटिन में 1486 में मनुष्य की गरिमा पर व्याख्यान और ओरेसन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्रों और चित्रकारों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित चित्र और उनके चित्रकारों को सम्मिलित कीजिए। सबसे पहला द लास्ट सफर। द लास्ट सफर किसका चित्र है? लियोनार्डो द विंची का। द सिस्टाइन मैडोना। द सिस्टाइन मैडोना जो राफेल का चित्र है। लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट है माइकल एंजेलो का। और टेम्पेस्ट है जो जियो जियो जेरोनियो का चित्र है। इसमें चारों ही सम्मिलित है। ए नंबर ऑप्शन। राफेल ने मैडोना के कई चित्र बनाए। द सिस्टाइन मैडोना, अल्बा मैडोना, द मैडोना ऑफ द ग्रांड ड्यूक, मैडोना डेल प्राटो, मैडोना ऑफ द चेर। इसके अलावा डिस्प्यूटेशन ऑन द ऑफ द होली सैक्रामेंट, स्कूल ऑफ एथेंस जैसे चित्र बनाए। स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो जिसे लियोनार्डो के रूप में चित्रित किया गया ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। अरस्तु पृथ्वी की ओर इशारा कर रहा है। पोप जूलियस द्वितीय और लियो 10 ने उसे वेंटिकन की सजा हेतु रोमन में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना डच लेखक इरेस्मस की नहीं है? कौन सी रचना जो डच लेखक इरेस्मस की नहीं है? सबसे पहला कोलोक्विज, दूसरे हैंडबुक ऑफ द क्रिश्चियन नाइट और चौथे नंबर पर है डिस्कोर्स ऑन फ्री विल। कोलोक्विज, हैंडबुक ऑन द क्रिश्चियन नाइट और डिस्कोर्स ऑन फ्री विल, ये तीनों रचनाएं इरेस्मस की है। 6 नंबर ऑप्शन डॉन क्विक्सोट। डॉन क्विक्सोट है जो
मिगुएल द सेरेंटीज की रचना है। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। In the Praise of Folly, Colloquies, Handbook of a Christian Knight, a Discourse on Free Will, and The Complaint of Peace, इरेस्मस की रचनाएं हैं। डॉन क्विक्सोट मिगुएल द सेरेंटीज की रचना है, जिसमें वे लिखते हैं कि मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की तरह झूठी कहानियों से अवगत कराना है। हर कुत्ते का दिन आता है। यह लाइन भी सर्वेंटीज की लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्डो दा विंची के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। लियोनार्डो और दा विंची के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सबसे पहला कि उसका जन्म 1452 में इटली में हुआ। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में इटली में हुआ। दूसरे नंबर पर है कि बचपन में ही पिता ने उसे फ्लोरेंस के कलाकार मसासियो के स्टूडियो में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। उसे मसासियो के स्टूडियो में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि इसका जन्म 1452 में हुआ था और मसासियो की मृत्यु हुई 1428 में हो गई थी। इसके ज- जन्म से काफी पहले ही मसासियो की मृत्यु हो चुकी थी। इसको जो स्टूडियो में प्रशिक्षण के लिए भेजा था, यह भेजा गया था वेराच्चो के स्टूडियो में, मसासियो के स्टूडियो में नहीं, बल्कि वेराच्चो के स्टूडियो में इसको भेजा गया था। बे नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि उसने यथार्थवादी चित्रण के लिए शवों की चीर फाड़ की। वह फ्रेंच शासक फ्रांसिस प्रथम की शरण में भी रहा। ए से और द सही है। बे नंबर इसका असत्य है। मसासियो की मृत्यु 1428 में हो चुकी थी। लियोनार्डो को वेराच्चो के स्टूडियो में भेजा गया। 25 वर्ष की आयु तक उसने खुद का स्टूडियो खोल लिया। जल्द ही उसे लोरेंजो मेडिची का संरक्षण प्राप्त हुआ। वह प्रकृति का उपासक था, पूर्णतः शाकाहारी था। पिंजरे में बंद पक्षियों को खरीद कर आजाद कर देने में अपार हर्ष का अनुभव करता था। वह बिना गहन परीक्षण के कोई चित्र नहीं बनाता था। यथार्थवादी चित्रण के लिए उसने शवों की चीड़-फाड़ की, जो उसे जो उसे समय उस समय गैर कानूनी था। उसके द्वारा आतंकित आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन की योजनाएं 779 पेज में उपलब्ध हुई। 1482 में उसने फ्लोरेंस छोड़ दिया और मिलान के स्प्रोजा दरबार में चला गया। 1499 में फ्रांस द्वारा मिलान पर आक्रमण के बाद वह इटली चला गया और अंतिम कुछ वर्ष 1517 से 19 तक फ्रेंच किंग फ्रांसीसी प्रथम के संरक्षण में बिताए और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लियोनार्डो विज्ञान के युग का पहला आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। वह एक चित्रकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, दार्शनिक और संगीतकार था। उसके प्रमुख चित्र है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट सफर, मोनालिसा, स्टडीज ऑफ सोल्डर, बिटूवियन मैन। लास्ट सफर को लिविंग ड्रामा भी कहा जाता है। यह पेंटिंग इटली के मिलान शहर की सेंटा मारिया डेल ग्रेजे की दीवार पर बनी है। मोनालिसा एक वास्तविक महिला लिसा डेल जियोकोंडो की तस्वीर मानी जाती है, जिसका विवाह फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो के साथ हो गया था। यह पेंटिंग अब पेरिस के लुब्रे म्यूजियम में स्थित है। लियोनार्डो की ऑन पेंटिंग्स नामक नोटबुक का कलेक्शन ट्रेनाइज ऑन पेंटिंग्स के नाम से हुआ है। 1610 में प्रकाशित हुई पुस्तक सिंडरस नेसेस सिंडरस नेसेस के लेखक कौन है। गैलीलियो। ए नंबर ऑप्शन गैलीलियो गैलीली 1564 से लेकर 1642 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। पिसा इटली में जन्मे गैलीलियो ने 1610 में प्रकाशित अपनी पुस्तक सिंडरस नेसिस में गति के नियमों, पेंडुलम आदि के बारे में बताया। डायलॉग कॉन्करिंग द टू चीफ वर्ड सिस्टम 1628 में प्रकाशित हुई। गैलीलियो पर सूर्य के केंद्र पृथ्वी को उसके चक्कर लगाने की कोपरनिकस की अवधारणा में विश्वास के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। सजा से बचने के लिए उसने टोलेमी के पृथ्वी से केंद्रित सिद्धांत को मान लिया, लेकिन उसके बाद वह कोर्ट में फुसफुसाया कि यह यानी पृथ्वी अब भी घूमती है। उसे आजीवन घर में नजरबंद रखने की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में ऑयल पेंटिंग शुरू करने वाले हर्बर्ट वॉन आइक और जेन वॉन आइक कहाँ के निवासी थे। पुनर्जागरण काल में ऑयल पेंटिंग शुरू करने वाले
हर्बर्ट वॉन आइक और जेन वॉन आइक कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के। घेंट एल्टरपीस इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है जिन्हें एडोरेशन ऑफ द मिस्टिक लैम्ब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ अल्मजेस्ट के लेखक कौन थे? खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ अल्मजेस्ट के लेखक कौन थे? टोलेमी। 140 ईसा पूर्व में यूनानी भाषा में टोलेमी ने अल्मजेस्ट पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1508 में बनाया गया प्रार्थना रथ हस्त 1508 में बनाया गया प्रार्थना रथ हस्त किसका प्रसिद्ध चित्र है? अल्ब्रेखत ड्यूरर का। कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति में आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिच्छवि से न भर लिया हो। अल्बर्ट ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने उड़न मशीन का एक प्रतिरूप तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने उड़न मशीन का एक प्रतिरूप तैयार किया था? लियोनार्डो द विंची। बे नंबर ऑप्शन। लियोनार्डो का यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों की उड़ान का परीक्षण करते रहे। उन्होंने यह उड़न मशीन का प्रतिरूप डिजाइन तैयार किया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटालवी कला को नया रूप दिया जिसे बाद में क्या कहा गया? शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना में इटालवी कला को नया रूप दिया गया जिसे बाद में कहा गया था यथार्थवाद। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य सता की नहीं वरन समय की पुत्री है। सत्य सता की नहीं वरन समय की पुत्री है किसका कथन था? तो सत्य सता की नहीं वरन समय की पुत्री है। यह बात कही थी फ्रांसीसी बेकन ने। फ्रांसीसी बेकन के प्रमुख कथन। विश्वास मजबूत करने के 3 साधन हैं अनुभव, तर्क और प्रमाण। तीनों में सबसे शक्तिशाली है प्रमाण। सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है जबकि बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। लियोनार्डो द विंची का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के कैथेड्रल के गुंबद द ड्यूमो का डिजाइन किसने तैयार किया? फ्लोरेंस के कैथेड्रल के गुंबद द ड्यूमो का डिजाइन किसने तैयार किया था? अब ब्रूनलेसी। ए नंबर ऑप्शन। फिलिप्पो ब्रूनलेसी 1377 से 1466। फ्लोरेंस के ब्रूनलेसी ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया था। बाद में वह वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला सिद्धांत और वास्तुकला पर किसने लिखा है? कला सिद्धांत और वास्तुकला पर किसने लिखा है कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। कला सिद्धांत और वास्तुकला पर किसने लिखा था कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो, संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था लियोन बतिस्टा अल्बर्टी ने। बतिस्टा अल्बर्टी अल्बर्टी का यह कथन है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनिस का एक मानवतावादी जिसने संपत्ति अधिग्रहण को एक विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ की। वेनिस का एक मानवतावादी जिसने संपत्ति अधिग्रहण को एक विशेष गुण कहकर उसकी तारीफ की थी फ्रांसिस्को बारबोरा। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महारानी एलिजाबेथ के समय का लेखक नहीं है? कौन है जो महारानी महारानी एलिजाबेथ के समय का लेखक नहीं है? सबसे पहले नंबर पर है ब्रेन जॉनसन, दूसरे नंबर पर है विलियम शेक्सपियर, तीसरे नंबर पर है क्रिस्टोफर मार्लो। ये तीनों ही महारानी एलिजाबेथ के समय के जो विद्वान है। महारानी एलिजाबेथ का समय रहा था 1558 से 1603। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ का जो शासनकाल है, इस शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, गाने वाली चिड़ियों का घोंसला कहा जाता है। इस काल के प्रमुख तीन नाटककार, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लेव जिनका जीवन काल 1564 से लेकर 1593। दूसरे नंबर पर है बेन जॉनसन का जीवन काल है 1573 से लेकर 1637 ईस्वी। और तीसरे नंबर पर है विलियम शेक्सपियर का जीवन काल है 1564 से लेकर 1616 ईस्वी। टॉमस मोर महाराणा एलिजाबेथ के समय के नहीं है, क्योंकि टॉमस मोर का जो जीवन काल है यह 1478 से लेकर 1535 ईस्वी। 1535 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और महाराणा एलिजाबेथ का जीवन शुरू ही 1558 में होता है। तो टॉमस मोर है जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पहले के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोरेंजो वल्ला ने अपनी किस पुस्तक में भोगविलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की थी? वल्ला ने अपनी किस पुस्तक में भोगविलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की थी? ऑन प्लेजर में। लोरेंजो वल्ला रोम 1406 से 1457 ऐतिहासिक आलोचना का वास्तविक जनक माना जाता है। वह विश्वास करता था कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना की? निम्नलिखित में से किसने एक आदर्श समाज की कल्पना करते हुए यूटोपिया नामक पुस्तक की रचना की थी? थॉमस मोर ने। द नंबर ऑप्शन थॉमस मोर 1478 से 1535 ईस्वी। यूटोपिया नामक पुस्तक 1516 ईस्वी में लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई। इसमें एक ऐसे स्थान यूटोपिया की कल्पना की गई जहां सभी का वस्तुओं पर समान अधिकार हो, 6 घंटे काम करना हो। रैमजे म्योर ने लिखा है कि यूटोपिया एक पवित्र प्रजातंत्र है जहां व्यवहारिक रूप से न कोई सरकार है, न कोई व्यवस्था है और न कोई अपराधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चित्रकला में प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का प्रथम आविष्कारकर्ता व फ्लोरेंस में चित्रकला का प्रारंभ करने वाला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चित्रकला में प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का प्रथम आविष्कारकर्ता व फ्लोरेंस में चित्रकला का प्रारंभ करने वाला कहा जाता है? जियोटो को। जियोटो फ्लोरेंस के जियोटो या जोटो ने चर्च की दीवारों पर प्लास्टर की पुताई कर उस पर चारकोल से रेखाकृतियों का अंकन कर तथा प्लास्टर के नम रहते ही उसमें रंगों के भरने की एक नई शैली विकसित की। फ्रेश प्लास्टर पर रंग भरकर बनाए गए इन भित्ति चित्रों को फ्रेस्को नाम दिया। जियोटो व उसके शिष्य कास्टबोर्ड पर चित्र बनाने के लिए अंडे की सफेदी में रंग मिलाकर प्रयोग करते थे। इस विधि को टेम्पोरा कहा जाता है। 1337 में जियोटो की मृत्यु हुई। एक पेंटिंग के ऊपर जियोटो द्वारा बनाई गई एक मक्खी इटालियन पेंटर चिम्बुए को इतनी वास्तविक लगी कि उसने उसे उड़ाने की कोशिश की। जियोटो के अगर प्रसिद्ध चित्रों की बात की जाए तो उसमें पहला चित्र है ब्रिटेल का, दूसरा है द मीटिंग ऑफ गोल्डन केस, इसके अलावा रिसीविंग ऑफ स्टिग्माता, द मार्च ऑफ इनोसेंट्स, द मॉर्निंग ऑफ क्रिस, एडोर एडोरसन एडोरसन ऑफ मैगी और द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। ये जियोटो के प्रमुख चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन मूर्तिकारों ने डेविड नाम से मूर्तियां बनाई? डेविड नाम से मूर्तियां कौन से मूर्तिकारों ने बनाई थी? तो यह बनाई थी एक माइकल एंजेलो ने और दूसरी दोनातेलो ने। दोनातेलो और माइकल एंजेलो ने जो डेविड नाम से मूर्तियां बनाई थी। फ्लोरेंस के मूर्तिकार दोनातेलो या दो- दोनातेलो ने डेविड, संत मार्क गट्टेमेलाता नामक मूर्तियां बनाई। हालांकि माइकल एंजेलो की डेविड ही प्रसिद्ध है।
दोनातेलो की डेविड पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के गिरजाघर में स्थित कांसे के दो दरवाजे किसने बनवाए? फ्लोरेंस के गिरजाघर में स्थित कांसे के दो दरवाजे किसने बनवाए, जिनके बारे में माइकल एंजेलो ने कहा है कि ये स्वर्ग में रखे जाने के योग्य है? फ्लोरेंस के गिरजाघर में स्थित कांसे के दो दरवाजे किसने बनाए, जिनके बारे में माइकल एंजेलो ने कहा है कि ये स्वर्ग में रखे जाने के योग्य है? लोरेंजो गिबेटी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को जाली घोषित किया था? कौन से लेखक ने डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन को जाली घोषित किया था? लोरेंजो वाला ने। द नंबर ऑप्शन। द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, इस आदेश के अनुसार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने पूरा पश्चिमी रोमन एम्पायर कैथोलिक चर्च को डोनेट कर दिया, क्योंकि पोप सिल्वेस्टर प्रथम ने उसका लेप्रोसी रोग, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुष्ठ रोग था, ठीक किया। लोरेंजो वाला ने अपने लेख डिक्लेमेशन कॉन्करिंग फॉल्स फॉल्स डिकेटेल्स ऑफ कॉन्टेंटाइन में इस आदेश को जाली साबित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में यूनानी ज्ञान के अरबी अनुवादों से प्रभावित होकर जो नया अध्याय या विचार पद्धति शुरू हुई, इसे क्या कहा गया? पुनर्जागरण काल में ज्ञान के अरबी अनुवादों से प्रभावित होकर जो नया अध्ययन या विचार पद्धति शुरू हुई, उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया पंडित पंथ या पांडित्यवाद। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लियोन बत्तिस्टा अल्बर्टी की नहीं है? कौन सी रचना है जो अल्बर्टी की नहीं है? तो द डिफेंडर ऑफ पीस। द डिफेंडर ऑफ पीस है जो यह रचना मार्सिग्लियो की है, ना कि अल्बर्टी की। बाकी तीनों रचनाएं अल्बर्टी की है। द डिफेंडर ऑफ पीस मार्सिग्लियो की रचनाएं। अल्बर्टी मानव चित्र बनाने के संबंध में कहता है कि सर्वप्रथम एक नग्न शरीर का अंकन करो, फिर उसे कपड़े पहनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार फ्लोरेंस का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जो फ्लोरेंस का नहीं है? तो इसमें मसासियो जियोटो और सेंद्रो अम्बाटिसेल है। मसासियो जियोटो और सेंद्रा मसासियो जियोटो और सेंद्रो बटिसेली, ये तीनों फ्लोरेंस के हैं। चौथे नंबर पर है राफेल। राफेल है जो इटली के उर्बिनो शहर में राफेल का जन्म हुआ था, तो राफेल इटली का है, फ्लोरेंस का नहीं। द नंबर ऑप्शन। राफेल का जन्म इटली के उर्बिनो में हुआ। उसका कार्यक्षेत्र रोम था। माइकल एंजेलो का जन्म टस्कनी प्रांत के अरेजो के एक गांव में हुआ। इन्होंने रोम व फ्लोरेंस दोनों जगह काम किया। लियोनार्डो दा विंची का जन्म एंसियानो विंची रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टिशियन का चित्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टिशियन का चित्र नहीं है? पैराडाइज। स नंबर ऑप्शन। पैराडाइज टिंटोरेंतो का बनाया चित्र है। जियोजिरोनो टिशियन और टिंटोरेंतो वेनिस के चित्रकार थे। फ्लोरेंस के विपरीत वेनिस स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों में दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। वेनिस के चित्रकारों का उद्देश्य मन मस्तिष्क के स्थान पर इंद्रियों को प्रेरित करना है। इनके चित्रों में हम भड़कीले रंगों का प्रभाव अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेस विद द हैंड ऑफ मेडुसा। परसेस विद द हैंड ऑफ मेडुसा नामक प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति किसने बनाई थी? वेनवेनुतो सेलिनी ने। वेनवेनुतो सेलिनी, फ्लोरेंस 1500 से 1557। यह शुरू में एक अपराधी था, बाद में प्रसिद्ध मूर्तिकार व स्वर्णकार बना। सोने की बनाई सेलिनी साल्ट सेलर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला पर द फोर बुक्स ऑन आर्किटेक्चर लिखने वाला इटली का एक प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? स्थापत्य कला पर द फोर बुक्स ऑन द आर्किटेक्चर लिखने वाला इटली का प्रसिद्ध वास्तुविद कौन था? तो यह था एंड्रिया पेलाडियो। से नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मसास्यो का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जो मसास्यो का नहीं है? प्राइमा वेरा, द नंबर ऑप्शन। नग्न नारी चित्रण में अद्वितीय फ्लोरेंस के चित्रकार सैंड्रो बॉटिसेली के चित्र। प्राइमा वेरा, स्प्रिंग या बसंत, द बर्थ ऑफ वीनस, द मिस्टिकल नेटिविटी, यह तीसरा चित्र धार्मिक था। उसकी चित्रकला में इस बदलाव का कारण उसका सेवानरोला का अनुयायी बन जाना था। मसास्यो बी फ्लोरेंस का चित्रकार था। होली ट्रिनिटी नामक चित्र एल ग्रोके ने भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर बेसिलिका बनाने के लिए वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर बेसिलिका बनाने के लिए पोप जूलियस द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम किस वास्तुविद को नियुक्त किया गया? दोनातो ब्राह्मण दोनातो ब्रामांते द्वारा शुरू किए गए सेंट पीटर बेसिलिका में बाद में माइकल एंजेलो, राफेल पेलाडियो ने भी काम किया। पोप लियो 10 ने इसके निर्माण को पूरा करने में विशेष रुचि दिखाई। माइकल एंजेलो जब लगभग 89-90 वर्ष की आयु में मरा, तब वह इसी के काम में अव्यस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से माइकल एंजेलो क्या नहीं था? निम्नलिखित में से माइकल एंजेलो क्या नहीं था? माइकल एंजेलो एक चित्रकार था, माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार था, माइकल एंजेलो एक वास्तुकार था, लेकिन राजनेता नहीं था। ए नंबर ऑप्शन। माइकल एंजेलो 1475 से 1564 वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और कवि था। उसने रोम के सिस्टाइन चैपल की छत पर अनेक चित्र बनाए। लास्ट जजमेंट, गॉड डिवाइडिंग द लास्ट फ्रॉम द डार्कनेस, द क्रिएशन ऑन एडम, द फल्ड, द फॉल ऑफ मैन। मूर्तियां, डेविड द पाइटा, डाइंग slave and Moses, descent from the cross, a dawn, sunset, the fall of man। टिशन ने भी इसी नाम से बनाई थी। माइकल एंजेलो ने मेडिची परिवार के लिए काफी मूर्तियां बनाई। उसे सेंट पीटर के गिरजा का गुंबद का डिजाइन भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकियावेली की राजनीतिक मार्गदर्शन संबंधी पुस्तक द प्रिंस किसके लिए लिखी गई है? मैकियावेली की राजनीतिक मार्गदर्शन संबंधी पुस्तक द प्रिंस किसके लिए लिखी गई है? लोरेंजो मेडिची, छह नंबर ऑप्शन। फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो मेडिची को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार वेनिस से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार वेनिस से संबंधित नहीं है? माइकल एंजेलो, द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांते ने किस महिला को समर्पित करते हुए अपनी कविताएं और गीत लिखे थे? कौन सी महिलाओं को समर्पित करते हुए दांते ने गीत और कविताएं लिखे थे? बियट्रिस को। बियट्रिस के लिए दांते ने, लोरा के लिए पेट्रोक ने लिखा। जहां दांते का बियट्रिस के प्रति प्रेम आध्यात्मिक लिए हुए था, वहीं पेट्रोक का प्रेम अधिक आवेगपूर्ण और मानवीय था। पेट्रोक ने लोरा के शरीर का आकर्षक वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं व रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाएं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर रचना लेवाइथन। यह रचना इसके जो रचनाकार है वो है थॉमस हॉब्स। एक में डी। दूसरे नंबर पर द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन के रचनाकार है एडमस स्पेंसर। तीसरे नंबर पर है डिस्कोर्स ऑन मेथड। डिस्कोर्स ऑन मेथड के रचनाकार है रेने देकार्ते। और चौथे नंबर पर है कोलोक्विज। कोलोक्विज के जो रचनाकार है वो है एरेस्मस। डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। थॉमस हॉब्स ने लैटिन फ्रेज फ्रेज बेलम ओमिनियन में क्रांटा ओमनियस, द वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मजबूत सरकार के बिना समाज का पतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुटकुलों पर प्रसिद्ध किताब और फसीसिया के लेखक थे। चुटकुलों पर प्रसिद्ध किताब फसीसिया के लेखक कौन थे? ब्राचियोलोने। इटली के पोजियो ब्राचियोलोने की रचनाएं हैं फैसिस्ट, ला वेरा नोबेलिता, वॉन अवरिका। यह
धनिकों के लालच पर एक भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस का एक मानवतावादी विचारक जिसने फ्लोरेंस के लोगों का इतिहास और फ्लोरेंस की प्रशस्ति नामक किताबें लिखी। फ्लोरेंस का वह मानवतावादी विचारक कौन था जिसने फ्लोरेंस के लोगों का इतिहास और फ्लोरेंस की प्रशस्ति लिखी थी? लियोनार्डो दे लियोनार्डो ब्रूनी। लियोनार्डो ब्रूनी 1370 से 1444। हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंटाइन पीपल, पेनेग्राइक ऑफ फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्रकार और उनके देशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित चित्रकार और उनसे संबंधित देशों से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहला नंबर पर है अल्ब्रेख्त ड्यूरर। अल्ब्रेख्त ड्यूरर जर्मनी का चित्रकार थे, तो यह सही है। दूसरे नंबर पर है हॉस हॉलबिन द यंगर। हॉस हॉलबिन द यंगर यंगर जो फ्रांस के नहीं बल्कि ज- जर्मनी के चित्रकार थे। बे नंबर इसमें असुमेलित है। तीसरा पीटर ब्रूगेल द एडलर। पीटर ब्रूगेल द एल्डर है जो नीदरलैंड्स के थे, और लुइस द मोरेलस है जो स्पेन के चित्रकार थे। ए से और द सही है। हॉन्स हॉलबिन्स द यंगर जर्मनी के 1497 से 1543 ईस्वी। इनके प्रसिद्ध चित्र है थॉमस मोर इरेस्मस, हेनरी अष्टम, क्राइस्ट इन द टोब, द एम्बेसडर्स, हेनरी एट की पत्नियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना थॉमस मोर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो थॉमस मोर की नहीं है? द सैडनेस ऑफ क्राइस्ट, डायलॉग कंसर्निंग हेसिस और अपोलॉजी। द सैडनेस ऑफ क्राइस्ट, डायलॉग कंसर्निंग हेसिस और अपोलॉजी, ये तीनों थॉमस मोर की रचनाएं हैं। पहले नंबर पर ए नंबर पर जो रचना है ओपस मेयर है जो यह रोजर बेकन की रचना है, थॉमस मोर की नहीं। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। रोजर बेकन 1220 से 1292। ओपस मेयर ओपस मेयस अंग्रेजी दार्शनिक रोजर बेकन की रचना है। वह इस पुस्तक में अरस्तु की इस बात पर जोर देता है कि प्रयोग करो, किंतु वह अरस्तु की इस बात के लिए विरोध करता है कि यूरोप के विद्वान उसके भद्दे लैटिन अनुवादों के म- मनन एवं अध्ययन में ही व्यस्त रहते हैं, उसके आगे कुछ नहीं देखते। यदि वे मेरा बस चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो समय नष्ट होता है और दूसरा मिथ्या विचारों के उत्पन्न होने के कारण अज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबलमैन विद द हैंड ऑन हिज चेस्ट। द नोबलमैन विद द हैंड ऑन हिज चेस्ट किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह एल ग्रेको का। बे नंबर ऑप्शन। एल ग्रेको क्रेट यूनान में जन्मे एल ग्रेको का मूल नाम डोमिनिकोस थियोटोपोलस था। प्रसिद्ध चित्र द वारियल ऑफ काउंट आर्गस, व्यू ऑफ टोलेडो, नोबेलमैन विद हिज हैंड ऑन हिज चेस्ट। एलियन एल डिविनो स्पेन के इस चित्रकार का मूल नाम लुइस द मोरेल्स था। एके होमो इसका प्रसिद्ध चित्र है। कई अन्य चित्रकारों ने भी इस नाम के चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोफ्रे चौसर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जोफ्रे चौसर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कि वह 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड का एक लेखक था, तो यह 15वीं शताब्दी का नहीं बल्कि 14वीं शताब्दी का इंग्लिश कवि और लेखक था। पहला ऑप्शन है इसका गलत है। उसे अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। उसने कैंटरबरी टेल्स की रचना की थी। उसने ट्रॉयल्स एंड क्रिसेड की रचना की थी। ए से सॉरी बे से और दे सही है। ए नंबर गलत है। जोफ्री चौसर 1340 से 1400 ईस्वी लंदन में जन्मा जोफ्री चौसर 14वीं शताब्दी का इंग्लिश कवि व लेखक था। उसे अंग्रेजी साहित्य का होमर व अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। मध्यकालीन अंग्रेजी भाषा में लिखी उसकी पुस्तक कैंटरबरी टेल्स में वह 124 कहानियां लिखता है, लेकिन 24 कहानियां लिखना चाहता था लेकिन 24 ही लिखी। उसमें भी कुछ अधूरी है।
इस पर बोकासियो की रचना द डेकमरोन का प्रभाव दिखाई देता है। वीर योद्धा ट्रॉय पर भी उसने एक लंबी कविता ट्रोलिज एंड क्राइसेड लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड की ट्रेड ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया? जैक ऑफ ऑल ट्रेड ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया? माइकल एंजेलो के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचना और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचना और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले नंबर पर रचना है क्रोट्स रूबिनस। क्रोट्स रूबिनस यह किसकी रचना है? तो यह रचना है ओल्ड्रिच वॉन हटन की। ओल्ड्रिच वॉन हटन। बे नंबर ऑप्शन। दूसरे नंबर पर द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग। द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग जो रचना है हांस सांचो की है। तीसरे नंबर पर गार्गतुआ एंड पेंटागुरुएल। गार्गतुआ एंड पेंटागुरुएल किसकी रचना है? फ्रांसवा राबले की। और नोवम आर्गेनम, नोवम आर्गेनम है जो फ्रांसीसी बेकन की रचना है। बी, ए, डी और सी। सी नंबर ऑप्शन। फ्रांसवा राबले, फ्रेंच लेखक फ्रांसवा राबले या रेबलास की गार्गतुआ एंड पेंटागुरुएल को नया संदेश कहा जाता है। एडिथ सेल के अनुसार उसके साहित्य का मूल मंत्र था प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास। फ्रांसीसी बेकन 1551 से 1626। इंग्लैंड के बेकन की प्रमुख रचनाएं 1620 में प्रकाशित नोम आर्गन, द न्यू टूल, न्यू अटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नोम आर्गन में बेकन ने आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को पेश किया। हांस सांचो यह न्यूमेरबर्ग जर्मनी का एक मोची था जिसने लूथर की प्रशंसा में द नाइटिंगेल ऑफ विटेनबर्ग नामक गीत लिखा है। उलरिच वॉन हटन जर्मन लेखक जिसे लेटर ऑफ ऑब्सक्योर मैन व क्रोट्स रूबिनस की रचना की। क्रोट्स रूबिनस इरेस्मस की प्रेज ऑफ फोली से मिलती है। उलरिच का प्रसिद्ध कथन है पोप स्वयं ईसा मसीह का शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है, किसका कथन है? केवल मनुष्य ही हंस सकता है, किसका कथन है? फ्रांसवा राबले। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंटुआ के कोजांगा परिवार के महल में विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाने वाला इटली का चित्रकार था। मंटुआ के कोजांगा परिवार के महल में विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाने वाला इटली का चित्रकार कौन था? एंड्रिया मोंटेग्ना। द नंबर ऑप्शन। एंड्रिया मोंटेग्ना के प्रसिद्ध चित्र द एगोनी इन द गार्डन, लेमेटेशन ऑफ क्राइस्ट, सेन सेबेस्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानववाद ह्यूमनिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रेडरिक इमेनुअल निथेमर। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में जियोवानी पेलेस्ट्रिना था। पुनर्जागरण काल में जियोवानी पेलेस्ट्रिना कौन था? एक संगीतकार था। ए नंबर ऑप्शन। पुनर्जागरण काल पुनर्जागरणकालीन यूरोप में संगीत के लिए इटली के वेनेशियन व जर्मनी बवेरियन और सैक्सन स्कूल प्रसिद्ध थे। पुनर्जागरणकालीन संगीत आंदोलन को आर्ट नोवा, न्यू आर्ट कहा जाता है। यह इटली और फ्रांस में विकसित हुई। इटली के जियोवानी पेलेस्ट्रिना द्वारा लिखित मासिज नामक पुस्तक चर्च संगीत की प्रसिद्ध पुस्तक है। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख संगीतकार फ्रांसिस्को लेडिनी जो इटली के थे, जियोवानी पेलेस्ट्रिना इटली के, गुइलोम दे माची फ्रांस के, रोनाल्डो दे लेसेस बेल्जियम के और विलियम बर्ड इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल विद द पर्ल इयरिंग। गर्ल विद द पर्ल इयरिंग नामक प्रसिद्ध पेंटिंग बनाने वाले जोहाब्रेस वर्मेर किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल के दौरान ग्वेल्फ और गिबलिन्स का अर्थ है। पुनर्जागरण काल के दौरान ग्वेल्फ और गिबलिन्स का अर्थ क्या है? राजा और पोप के पक्ष में युद्धरत दल। राजा का पक्ष लेने वाले को
गुएल्फ और पोप का पक्ष लेने वाले को गिबलिन्स कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनिस निवासी विदुषी महिला जिसने लिखा है, वेनिस निवासी विदुषी महिला जिसने लिखा है कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है, न ही सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वेनिस निवासी विदुषी महिला जिसने लिखा कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है, न ही सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। यह किसने कहा था? कसांद्रा फदेले। बे नंबर ऑप्शन। कसांद्रा फदेले 1465 से 1558 ईस्वी। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। उसने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। फदेले का नाम यूनानी और लैटिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उसने पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटवा की मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते थी, जिसने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। उसका राजदरबार बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र कंपास का ज्ञान किससे प्राप्त किया? यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र कंपास का ज्ञान किससे प्राप्त किया था? अरबों से। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक दी कोर्टेर 1528 ईस्वी में दी कोर्टेर में लिखा है कि मेरे विचार से तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होनी चाहिए। किसने अपनी पुस्तक द कोर्टेर में लिखा है कि मेरे विचार के तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होने चाहिए। यह लिखा था बाल्थासर कास्टिलियोनी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट जोसेफ और वर्जिन मैरी के विवाह को प्रदर्शित करती पेंटिंग। सेंट जोसेफ और वर्जिन मैरी के विवाह को प्रदर्शित करती पेंटिंग द मैरिज ऑफ द वर्जिन किसने बनाई थी? राफेल ने। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुनर्जागरण काल से संबंधित कौन से कथन सत्य है? पहला कि देशी भाषाओं में धर्म ग्रंथों के अनुवाद से धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज हुई। देशी भाषाओं के में धर्म ग्रंथों के अनुवाद से धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया तेज हुई। पुनर्जागरण धर्म का प्रतिरोध नहीं था, लेकिन धर्म को व्यक्तिगत विषय बना दिया गया। तीसरा कि अधिकांश पुनर्जागरण कला का विषय धार्मिक था। नए पेशेवर वर्गों के उदय से खासतौर से मध्यम वर्ग ने पुनर्जागरण अत्यधिक पुनर्जागरण में अत्यधिक योगदान दिया। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मैरी की गोद में ईसा मसीह के शरीर को प्रदर्शित करने वाली एक प्रसिद्ध मूर्ति द पाइटा बनाई गई? द पाइटा नाम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? माइकल एंजेलो। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? रोजर बेकन। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1506 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाला लुथरवादी अंग्रेज था। 1506 में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद करने वाला लुथरवादी अंग्रेज कौन था? विलियम टिंडेल। ए नंबर ऑप्शन। 1506 विलियम टिंडेल द्वारा बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद। 1516 थॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन। 1517 मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना। 1522 लूथर द्वारा बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट।
1525 जर्मनी में किसान विद्रोह, 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमिक ग्रंथ की रचना, 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी थे, 1569 में गेरहार्ड मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया, 1582 में पोप ग्रेगरी 13 द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया गया। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा। 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की। 1687 में आइजक न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। किसका मानना था कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। तो यह कहा था मैकियावेली ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में भविष्य में कौन सा कथन सही नहीं है। पुनर्जागरण काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कि पुनर्जागरण काल की आधुनिक व मध्यकालीन यूरोप को विभाजित करने वाली रेखा के रूप में देखा जाता है। पुनर्जागरण काल को जो आधुनिक व मध्यकालीन यूरोप को विभाजित करने वाली रेखा के रूप में देखा जाता है। पुनर्जागरण काल से पहले को मध्यकालीन और पुनर्जागरण के बाद को आधुनिक काल कहा गया। ए नंबर सही है। दूसरा, इस काल के विद्वान मध्यकालीन कला व दर्शन के अत्यधिक आलोचक थे। मध्यकालीन कला और दर्शन के आलोचक थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को सांस्कृतिक उत्पादन और भौतिक उत्पादन अर्थात कला और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध माना। चौथे नंबर पर है कि पुनर्जागरण कला का विकास धनी ग्राम समूहों द्वारा कलाकारों को आश्रय दिए जाने का परिणाम था। पुनर्जागरण कालीन कला विकास धनी ग्रामीण ग्राम समूहों द्वारा कलाकारों को आश्रय दिए जाने का परिणाम था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेक्सपियर की नहीं है। कौन सी रचना इसमें से शेक्सपियर की नहीं है। पहली, ट्वेल्थ ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट। ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट और मैकबेथ, ये तीनों शेक्सपियर की रचना है। चौ चौथे नंबर पर है द जू ऑफ मोल्टा। द जू ऑफ मोल्टा जो रचना है यह क्रिस्टोफर मार्लो की रचना है। क्रिस्टोफर मार्लो की रचना द जू ऑफ माल्टा शेक्सपियर की नहीं है। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी। सुखांत, द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट, द विंडसर टेल, द टेम्पसेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और दुखांत नाटक कविताएं जिनमें मैकबेथ, ओथेलो और रोमियो एंड जूलियट, किंग लेयर, जूलियस सीजर, कोरियोलो कोरियोलेनस, एंटली एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, टिमोन ऑफ एथेंस। इसके अलावा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हेनरी फोर्टी हेनरी फोर हेनरी फिफ्थ, हेनरी रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, किंग जॉन, पेरिक्लिस, यह जॉर्ज विल्किंस के साथ लिखा था। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लेव जिनका जीवन काल 1564 से 1593 ईस्वी का है। तैमूरलंग द ग्रेट, एडवर्ड सेकंड, द जू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है। कौन सी रचना जो मैकियावेली की नहीं है। वेल्फागोर, मैंद्रागोला और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। वेल्फागोर, मैंद्रागोला और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस मैकियावेली की है। ऑन प्लेजर जो लोरेंजो अवला की पुस्तक है। वेल्फागोर मैकियावेली की एक शॉर्ट स्टोरी है। मैंद्रागोला एक नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1347 से 51 के मध्य 1347 से 51 के मध्य यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग के कारण फैली महामारी की ओर किस नाम से जाना जाता है? 1347 से 51 के मध्य यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से फैली महामारी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डेथ। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तक रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइव्स ऑफ इलिस्टिस मैन के लेखक कौन है? पेट्रार्क। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो पूर्व के साथ व्यापार के कारण इटली में धन का आगमन हुआ। दूसरा, इटली के शहरी धनवानों द्वारा कला व साहित्य को बढ़ावा दिया गया। कुस्तुनतुनिया पतन के बाद वहां के बहुत से विद्वानों द्वारा बहुमूल्य पांडुलिपियों के साथ इटली शहरों में आ जाना। तो ये तीनों ही कारण थे, प्रमुख कारण थे जो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से होने के थे। चौथे नंबर पर है कि पोप द्वारा रोम में आधुनिक कला साहित्य को बढ़ावा देना। पोप ने आधुनिक कला साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया था। द नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानववाद का मुख्य प्रवर्तक कौन था? मानववाद का मुख्य प्रवर्तक पेट्रार्क। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण आंदोलन रेनेसा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। पुनर्जागरण आंदोलन रेनेसा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है मानवतावाद। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ईसाई मानवतावादी कहा जाता है? इरेस्मस को। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण काल में प्राचीन दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना कि कौन सा सही है। पहला है कि पुनर्जागरण काल में प्राचीन ग्रंथों के देसी भाषाओं के अनुवाद में तेजी आई। प्राचीन पुनर्जागरण काल में प्राचीन ग्रंथों के देसी भाषाओं के अनुवाद में तेजी आई। दूसरा कि पुनर्जागरण काल में मानवतावादियों का मानना था कि शास्त्रीय पुरा सामग्री में साहित्य, बौद्धिक, कलात्मक व नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है। तो दोनों ही कथन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? साम्राज्यवाद पर बल। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट जेरोम इन हिज स्टडी सेंट जेरोम इन हिज स्टडी और द फोर एपोट्स जैसे प्रसिद्ध चित्र बनाने वाला जर्मन चित्रकार कौन था? अल्ब्रेखत ड्यूरर। ए नंबर ऑप्शन। अल्ब्रेखत ड्यूरर इन्होंने मेलानकोलिया फर्स्ट नामक एक नक्काशी का प्रसिद्ध काम भी किया। इन्होंने एडोरेशन ऑफ द मैगी चित्र बनाया। इसी नाम से लियोनार्डो बोटिसेली ने भी चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण कालीन कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पुनर्जागरण कालीन कला के बारे में कौन कौन से कथन है जो सत्य है? पहला है कि कलाकारों पर गिल्ड या श्रेणी का नियंत्रण कम हुआ। पुनर्जागरण काल में जो कलाकारों पर गिल्ड या श्रेणी का जो नियंत्रण था यह कम हुआ। कला में सौंदर्य का निरूपण हुआ। मूर्ति शिल्प एक स्वतंत्र कला के रूप में उभरी। कलाकार स्वयं सामाजिक स्तर से ऊपर उठे। चारों ही ऑप्शन सही है। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में सम्राट के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है? जॉन लॉक ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में प्रकाशित पुस्तक रेनेसा ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी के लेखक कौन है? चार्ल्स होमर हॉस्किंस। द नंबर ऑप्शन। मध्ययुग के पुनरुत्थान के संबंध में 12वीं सदी का पुनर्जागरण ऐतिहासिक शोधों का प्रमुख विषय बन गया। इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग चार्ल्स होमर हॉस्किंस हॉस्किंस ने अपनी किताब द रेनेसा ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी 1927 में किया है। हॉस्किंस का कहना था कि अगर पुनर्जागरण शब्द का अर्थ प्राचीन साहित्य में रुचि और
उत्साह है, तो यह 12वीं शताब्दी की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोंटेस्क्यू की नहीं है? कौन सी रचना मोंटेस्क्यू की नहीं है? पर्शियन लेटर्स, स्पिरिट ऑफ लॉज और सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों मोंटेस्क्यू की रचना है। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस जो रचना है, ये वाल्टेयर की रचना है। वाल्टेयर की रचना है ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। द नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचयिताओं को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचयिताओं को जो सुमेलित कीजिए। सबसे पहली रचना है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो रचना है, ये मोंटेस्क्यू की रचना है। दूसरे नंबर पर है लुई 14वें का युग। लुई 14वें का युग वाल्टेयर की रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रचना है, ये रूसो की रचना है। और चौथे नंबर पर है द इंडिस्क्रिट ज्वेल्स। द इंडिस्क्रिट ज्वेल्स जो रचना है, यह रचना है डिदरो की। तो बी, ए, डी और सी बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूसेड्स थे। क्रूसेड्स क्या थे? तो क्रूसेड्स थे ईसाइयों द्वारा दिए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला। क्रूसेड्स जो है ईसाइयों द्वारा दिए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला थे। द नंबर ऑप्शन। 12वीं-13वीं शताब्दी में क्रूसेड्स या धर्म युद्ध ईसाइयों द्वारा दिए गए पवित्र युद्धों की एक श्रृंखला थी। यह ईसाइयों और मुसलमानों के द्वारा पवित्र माने जाने वाले स्थलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए शुरू की गई। पोप ने युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोहपूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया। क्रूसेड्स संख्या में कई थे, लेकिन इतिहासकार वास्तविक संख्या में एकमत नहीं है। क्रूसेड्स आखिरकार अनिर्णायक साबित हुए, क्योंकि मुसलमानों को पूरी तरह से निष्कासित नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूसेड्स के लिए ईसाइयों से किसने आह्वान किया था? पोप ने। 1095 में पोप अर्बन द्वितीय ने वांजेटाइन सम्राट के साथ मिलकर पवित्र देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया। 1095-96 से लेकर 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई और फिर लंबे समय तक अनेक युद्ध लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 15वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि पेट्रोक पहले मानवतावादी थे। पेट्रोक पहले मानवतावादी थे। पोजियो ब्रेसियोलिनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यूरोप में अंधेरे युग के बाद पुनर्जागरण आया। चौथा कि पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइको ब्राहे और कोपरनिकस के अग्रदूत थे। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस के अग्रदूत कौन थे? गैलीलियो। टाइको ब्राहे और कोपरनिकस गैलीलियो के अग्रदूत थे। गैलीलियो गैलीली 1564 से 42 व इटली के वैज्ञानिक व आविष्कारक थे। इन्होंने पीसा, इटली की मीनार पर अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वस्तुओं के गिरने की गति उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेसा पुनर्जागरण लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द था, जिसे री का मतलब और नेसा का अर्थ क्या है? तो है फिर और जन्म, फिर जागना। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेनेसा कहा जाता है। रेनेसा मूलतः एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। अर्थात री का अर्थ है फिर और नेसा का अर्थ है जन्म लेना या जागना। इसका तात्पर्य यह है कि किसी सोए हुए व्यक्ति का निंद्रा से जागना नहीं, बल्कि समस्त मानवता का जागृत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के दो स्कूल बवेरियन और सैक्सन थे। संगीत के दो स्कूल बवेरियन और सैक्सन थे जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर फ्रांसिस
बेकन की आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? नोम आर्गन 1620 में। नोम आर्गन आर्गनम 1620 फ्रांसीसी बेकन द्वारा लिखित एक दर्शन शास्त्र की रचना है जो प्रकृति की व्याख्या से संबंधित है। इसे लैटिन भाषा में लिखा है जिसका अर्थ है न्यू इंस्ट्रूमेंट या न्यू टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए। पुनर्जागरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़िए। पहला कि पुनर्जागरण काल में स्थानीय बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना हुई। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विषय वस्तु धर्म के इतर भी थी, तो दोनों ही कथन इसमें सही है। तो पहले चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे, 137 प्रश्न। इनके पश्चात हम एक सारणी को देखेंगे। पहले चैप्टर है यूरोप में पुनर्जागरण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना की एक सारणी दी गई है। प्रत्येक चैप्टर के पश्चात एक सारणी मिलेगी आपको। इस बुक की मुख्य विशेषता है कि हर चैप्टर के पश्चात एक सारणी दी गई है जिसमें उस चैप्टर से संबंधित कालक्रम, उस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया गया है। तो हम इस चैप्टर की सारणी को भी देखते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण काल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहला है कैरोलिंगियम पुनर्जागरण। कैरोलिंगियम पुनर्जागरण किस काल का है? तो कैरोलिंगियम पुनर्जागरण है 9वीं शताब्दी के। दूसरे नंबर पर है ओटोनियन पुनर्जागरण। ओटोनियन पुनर्जागरण जो 10वीं शताब्दी का है। तीसरे नंबर पर है क्रूसेड या ईसाई धर्म युद्ध। क्रूसेड या ईसाई धर्म युद्ध यह चले थे 1096 से लेकर 1291 ईस्वी तक। मार्को पोलो की कुबलाई खां के दरबार में यात्रा। मार्को पोलो जो इटली के यात्री थे, उनकी कुबलाई खां के दरबार में यात्रा कब की गई थी? 1272 ईस्वी में। दांते को देश निकाला। दांते को देश निकाला कब दिया? 1302 ईस्वी में। ब्लैक डेथ महामारी। ब्लैक डेथ ब्लैक डेथ महामारी कब आई? 1348 ईस्वी में। पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल कब तक माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल मुख्य माना जाता है मुख्यतः 1350 से लेकर 1550 ईस्वी तक। पहली मानवतावादी अकादमी। पहली मानवतावादी अकादमी की स्थापना कब की गई? 1439 ईस्वी में। बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। बांजेटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? 1453 में। जोहानबेस गुटेनबर्ग द्वारा छापाखाना टाइपिंग मशीन का आविष्कार कब किया? 1454 ईस्वी में। ब्रिटेन कैस्टन में प्रथम छापाखाना स्थापित हुआ 1477 ईस्वी में। फ्लोरेंस में मेडिची परिवार का शासन। फ्लोरेंस में मेडिची परिवार का शासन 1512 ईस्वी में। मैकियावेली को राज्य से निर्वासन। मैकियावेली को राज्य से निर्वासित कब किया गया था? 1512 ईस्वी में। ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगरी 13 का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1582 ईस्वी में। इटालवी कविता का पिता। इटालवी कविता का पिता कहा गया दांते को, और इन्हीं को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया। प्रथम मानवतावादी कहा गया पेट्रा को। मानवतावाद का पिता कहा गया पेट्रा को। इटालियन गद्य का जनक कहा गया बुकासियो को। आधुनिक चाणक्य कहा गया मैकियावेली को। आलोचना का जनक लोरेंजो वल्ला को। फ्रांसीसी उपन्यास का जनक रेबलास को। प्रथम आधुनिक व्यक्ति मिशेल दे मॉन्टेन को कहा गया। अंग्रेजी कविता का पिता। अंग्रेजी कविता का पिता कहा गया जोफ्री चौसर को। अंग्रेजी साहित्य का होमर कहा गया जोफ्री चौसर को। आधुनिक विज्ञान का जनक कहा गया फ्रांसीसी बेकन को। सिलक्वी पद्धति की शुरुआत। सिलक्वी पद्धति की शुरुआत की थी शेक्सपियर ने हैमलेट नाटक से। अंग्रेजी नाटक का पिता। अंग्रेजी नाटक का पिता कहा जाता है क्रिस्टोफर मार्लो को। मानवतावादियों का राजकुमार इरेस्मस को। परीक्षण का अनुयायी लियोनार्डो द विंची। पुनर्जागरण स्थापत्य का प्रथम प्रवर्तक कौन था? ब्रुनलेस्की। पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकला का प्रवर्तक दोनोतेलो। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का अग्रदूत जियोटो। और आधुनिक दर्शन शास्त्र का प्रवर्तक कौन था? तो यह था देकार्ते। तो यह था इस बुक का पहला चैप्टर यूरोप में पुनर्जागरण। इसके पश्चात हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। पहला चैप्टर आपने पूरा ध्यान से पढ़ा, पूरा ध्यान से ये पूरी क्लास लगाई।
आपको ये क्लास कैसी लगी? आप कमेंट करके अवश्य बताना। आपका एक-एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, तो आप कमेंट अवश्य करना आपको कैसी लगी? इसमें कुछ और सुधार करना चाहिए या फिर कैसी चल रही है? बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए और क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।